भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए चित्रकूट से सामने आ रही, जहां पर बच्चों से भरी स्कूली वैन को ट्रक ने टक्कर मार दी है। हादसे में 6 बच्चे घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे हैं एसडीएम और पुलिस। सेम्स मॉडल स्कूल की ये स्कूली वैन बताई जा रही है। मानिकपुर थाना क्षेत्र के जारो माफी गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर देखिए स्कूली वैन को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी है, जिसमें 6 बच्चे घायल हो गए हैं। ये बड़ी खबर चित्रकूट से सामने आ रही है। तो बच्चों से भरी स्कूली वैन को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी है और हादसे में 6 बच्चे घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना के बाद मौके पर एसडीएम और पुलिस बल वहां पर मौजूद है। सेम्स मॉडल स्कूल की ये स्कूली वैन बताई जा रही है। मानिकपुर थाना क्षेत्र के जारो माफी गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर देखिए स्कूली वैन को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए। धीरेन्द्र, बच्चों की हालत अभी कैसी बताई जा रही है? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि मारकुंडी थाना क्षेत्र के डोडा माफी का मामला है, जो कि स्कूली वैन थी, जो कि ट्रक के पीछे से ठोकर मारा, जो कि छात्र स्कूल जा रहे थे। जिसके बाद 6 बच्चों की घायल होने के बाद 4 बच्चों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। 2 बच्चों का फिलहाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी मानिकपुर में चल रहा है। मौके पर एसडीएम सहित भारी पुलिस बल मौजूद है। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? प्रशासन की तरफ से ये बताया जा रहा है कि पूरे मामले की जांच की जा रही, आखिर ये कैसे ठोकर लगी है, ये ट्रक कहां से आया हुआ था, ये कैसे एंट्री कर पाई, सभी बिंदुओं पर जांच चल रही है अभी। इस स्कूली वैन में कुल कितने बच्चे सवार थे? अभी इस मामले पर पुलिस ने बताया है कि 12 लोग सवार थे, जो कि 12 लोग सवार होने के बाद 6 बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर रायबरेली से है, जहां पर देखिए डॉक्टरों की भर्ती में साइबर अपराधियों की सेंध पड़ी है। बताया जा रहा है कि 24 पदों की नियुक्ति में यह साक्षात्कार हुआ था। फोन कर भर्ती करवाने के नाम पर रुपयों की मांग की गई है। फोन कर अभ्यर्थियों से साइबर ठग करे रुपयों की मांग। ठग खुद को रायबरेली सीएमओ कार्यालय का कर्मचारी बता रहे। जांच में साइबर अपराधियों का जामताड़ा कनेक्शन सामने आया। 7 फरवरी को हुआ था पद भरने के लिए साक्षात्कार। एमबीबीएस डेंटल के 24 पद रिक्त हैं। 3 सदस्यीय कमेटी ने साक्षात्कार किया था और अब तक 15 अभ्यर्थियों के पास साइबर अपराधियों ने कॉल किया है। एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह के निर्देश पर साइबर टीम जांच में जुट गई है अब इस पूरे मामले को लेकर। तो 7 फरवरी को देखिए पद भरने के लिए साक्षात्कार हुआ था, जिसके बाद से देखिए अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़ गए। रोहित, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा पूरा मामला रायबरेली से के सीएमओ ऑफिस से जुड़ा हुआ, जहां पर 7 फरवरी को जो डॉक्टरों की जो भर्ती है उसको लेकर साक्षात्कार हुआ था। और साक्षात्कार में जो है 3 सदस्यीय टीम जो थी उन्होंने साक्षात्कार लिया था, जिसमें एडीएम वित्त एवं राजस्व अमृता सिंह, वरिष्ठ कोषागार अधिकारी भावना व सीएमओ डॉक्टर नवीन चंद्रा जो साक्षात्कार में शामिल थे। साक्षात्कार के बाद जो है जो साइबर अपराधी है वो सक्रिय हो गए हैं और बाकायदा वो जो साक्षात्कार की जो लिस्ट थी उसके अनुसार उनके पे जो नंबर लिखे हुए थे, जो अभ्यर्थी थे डॉक्टर के पद के लिए, उनके फोन पर कॉल करके बाकायदा जो है बताया जा रहा है कि वो सीएमओ ऑफिस कार्यालय से बोल रहे हैं और आप साक्षात्कार में जो है क्वालिफाइड नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको क्वालिफाइड करना है तो आपको जो है पैसे देने होंगे। बाकायदा अकाउंट नंबर भी उनके द्वारा बताया जा रहा है कि आप इस अकाउंट नंबर में पैसे डाल दिए। इस तरह 1-2 नहीं, लगभग जो है 1 दर्जन से अधिक जो अभ्यर्थी थे डॉक्टर के पद पर, उनके नंबरों पर कॉल गई है, जिसके बाद वो लोगों ने इसकी शिकायत जो सीएमओ ऑफिस में की। जिसके बाद सीएमओ डॉक्टर नवीन चंद्रा ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और उन्होंने जो है एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह से इस पूरे मामले में बातचीत की और नंबर उन्होंने उपलब्ध कराया कि नंबरों से कॉल आ रही है। तो उसके बाद जो है एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने भी पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जो साइबर थाना है वहां पर जो है नंबर को दे दिया गया और पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर नंबर कहां का है और कौन ये लोग जो साइबर ठग है कहां के रहने वाले हैं। लेकिन प्रथम जांच में निकल के आया जो नंबर था वो झारखंड का है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में काम कर रही है और जो अपने जो उनके उपकरण उसके माध्यम से जो है जो आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास भी किए जा रहे हैं। लेकिन किस तरह से जो पुलिस जो जिस तरह डॉक्टर भर्ती की प्रक्रिया है उस पर किस तरह से जो साइबर ठग है वो किस तरह से सेल लगाने का काम कर रही है, मामला रायबरेली से जो प्रकाश में आया है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रायबरेली में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत जो है डॉक्टरों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी और उसके अभ्यर्थी का
एक सफल जो है रिजल्ट भी निकल गया था। इसको देख करके कुछ झारखंड के जामतारा गैंग जो साइबर अपराधी है, उन्होंने एक डॉक्टर से संपर्क किया और कहा कि आपका जो है असफल हो गए हैं और यदि आप सफल होना चाहते हैं तो इस संबंध में इतने रुपए दे दें, और वहाँ पे झारखंड का ही अकाउंट नंबर दिया गया। इस संबंध में पुलिस के संज्ञान में आते ही साइबर पुलिस को इस मामले की जांच सौंप दी गई है सीएमओ की एप्लीकेशन पर, और साइबर पुलिस जो है इस मामले की जाँच कर रही है और जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। और अब खबर मिर्जापुर से है, जहां पर देखिए विंध्याचल रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टल गया है। रेलवे ट्रैक पार करते समय श्रद्धालुओं के सामने ट्रेन आई। बुजुर्ग दंपत्ति श्रद्धालुओं के सामने अचानक से ट्रेन आ गई। रेलवे ट्रैक पर से प्लेटफॉर्म पर चढ़ नहीं पा रहे थे ये दंपत्ति। 2 होमगार्डों ने रेलवे ट्रैक पर फंसे श्रद्धालुओं की जान बचाई है। मिर्जापुर के विंध्याचल रेलवे स्टेशन का ये पूरा मामला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए रेलवे ट्रैक पर से प्लेटफॉर्म पर ये बुजुर्ग दंपत्ति चढ़ नहीं पा रहे थे और अचानक से ट्रेन आ गई है। बताया जा रहा है कि कोई हादसा नहीं हुआ है। खबर मिर्जापुर से है, जहां पर विंध्याचल रेलवे स्टेशन पर ये बड़ा हादसा टल गया है। तो देखिए रेलवे ट्रैक पार करते समय श्रद्धालुओं के सामने अचानक से ट्रेन आ गई है। बुजुर्ग दंपत्ति जो कि बताया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक पर से वो प्लेटफॉर्म पर नहीं चढ़ पा रहे थे और इसी बीच अचानक से ट्रेन आ जाती है। 2 होमगार्डों ने रेलवे ट्रैक पर फंसे श्रद्धालुओं की जान बचाई है। मिर्जापुर के विंध्याचल रेलवे स्टेशन का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो देखिए बड़ा हादसा होने से टल गया है रेलवे स्टेशन पर। खबर मिर्जापुर से है, जहां पर देखिए बुजुर्ग दंपत्ति जो कि रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहे थे और प्लेटफॉर्म पर नहीं चढ़ पा रहे थे और इसी बीच अचानक से ट्रक आ जाती है। वहीं 2 होमगार्डों ने बुजुर्ग दंपत्ति की जान बचाई है। खबर लखनऊ से है, जहां पर देखिए महाकुंभ में यातायात व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए। वरिष्ठ अधिकारी स्वयं सड़क पर उतरे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये कहा गया है, महाकुंभ नगर, प्रयागराज, अयोध्या कहीं भी जाम न लगे। वाराणसी और आसपास के जिलों में कहीं भी जाम न लगे। हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से देखिए यातायात को लेकर ये सख्त निर्देश दिए गए हैं। जहां जाम होगा वहां के अफसरों की जवाबदेही तय की जाएगी। तो लगातार देखा जा रहा है कि भारी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ नगर अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसे में भीषण जाम भी देखने को मिल जा रहा है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यातायात व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि जहां भी जाम लगेगा वहां के अफसर जवाबदेही देंगे और इसके लिए तैयार है। तो बताया जा रहा है कि देखिए सीएम की तरफ से ये तमाम निर्देश दिए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारी स्वयं सड़क पर उतरे। महाकुंभ नगर, प्रयागराज, अयोध्या कहीं भी जाम न लगे। वाराणसी और आसपास के जिलों में कहीं भी जाम न लगे। हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से देखिए यातायात को लेकर ये तमाम सख्त निर्देश दिए गए हैं अफसरों को। तो जहां जाम होगा वहां के अफसरों की जवाबदेही तय होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से देखिए ये सख्त चेतावनी दी गई है। लगातार भारी संख्या में श्रद्धालु आए दिन महाकुंभ नगर पहुंच रहे हैं और अयोध्या पहुंच रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सख्त चेतावनी दे दी गई है। देखिए बिल्कुल नंदिनी, सभी ने देखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से महाकुंभ को लेकर लगातार अपने आवाज से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कई बार उन्होंने महाकुंभ में देखिए दौरे भी किए हैं। अब उन्होंने यातायात व्यवस्था, क्योंकि लगातार इस सोशल मीडिया पर इस तरीके के वीडियो प्रसारित हो रहे थे कि कई जगहों पर जाम की स्थिति है, लोगों को बहुत ज्यादा पैदल चलना पड़ रहा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए और ये कहा है कि जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं वो स्वयं सड़कों पर उतरे, ऑफिस में बैठकर लोगों को गाइड मत करें, सामने उतरे और लोगों को जाम की जो भी व्यवस्थाएं, कहीं पर भी अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही थी तो उससे लोगों को निजात दिलाए। और उसी के साथ साथ देखिए अयोध्या, वाराणसी, क्योंकि तमाम जो भी लोग देखिए कुंभ आ रहे थे वो अयोध्या भी पहुंच रहे थे, वाराणसी भी पहुंच रहे थे। और ये भी कहा है कि कहीं भी सड़क पर जाम नहीं लगना चाहिए और अगर कहीं पर भी जाम लगने जैसी स्थिति या फिर ऐसी बात सामने आती है तो उसके लिए जवाबदेही सुनिश्चित करी जाएगी और जहां पर जाम होगा वहां के अधिकारियों की जवाबदेही जो है वो तय की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये मंशा है कि जो भी महाकुंभ में पहुंच रहे हैं
जो भी वाराणसी में पहुंच रहे हैं, जो भी अयोध्या में पहुंच रहे हैं, वहां पे श्रद्धालुओं को कहीं पर भी ट्रैफिक की व्यवस्था से दो चार ना होना पड़े, उनको वहां पर खड़े होकर इंतजार न करना पड़े। मतलब श्रद्धालुओं का जो आवागमन है उसको किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया। और मुझे लगता है इसका असर देखिए आज से ही देखने को मिलेगा कि तमाम वरिष्ठ अधिकारी जो अभी तक अपने ऑफिस में लग्जरी रूम में बैठकर अपने छोटे अधिकारियों को निर्देशित दे रहे थे, अब उनको सड़कों पर उतरना होगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का पालन करना होगा। अगर पालन नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर महाकुंभ नगर से है, जहां पर देखिए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस संगम में स्नान करेंगे। आज दोपहर के 2 बजे महाकुंभ नगर पहुंचेंगे देवेंद्र फडणवीस। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी आज देखिए वहां पर संगम में स्नान करेंगे। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी, सांसद रेखा शर्मा भी स्नान करेंगी। सांसद प्रभु भाई जसवंत सिंह परमार संगम में स्नान करेंगे। सांसद गोपाल ठाकुर भी आज संगम में स्नान करेंगे। इसी के साथ हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया भी पहुंच रही हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोरे भी आज स्नान करेंगे। और सारा जानकारी के साथ संवाददाता धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए। धीरेन्द्र, आज महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस संगम में स्नान करेंगे, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो महाकुंभ में इस समय उनका जो रेला है वो पहुँच रहा है। हालांकि इसी के साथ तमाम ऐसे वीवीआईपीज भी हैं जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि यहाँ पर एक तरफ जो श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री, दूसरे प्रदेशों के कई मंत्री भी यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर अरैल से वो आएंगे संगम नोच पर, जहाँ पर वो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन जिस तरीके से माघ मास समाप्त हो चुका है, लेकिन उस सब के बावजूद भी यहाँ पर लगातार जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुँच रहे हैं। हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि ये लगातार देख सकते हैं कि ये सुबह से इस तरह का जो हुजूम है वो संगम इलाके में उमड़ा हुआ है। जो संगम नोज है वो पूरी तरीके से श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ है। प्रशासन लगातार अनुरोध कर रहा है कि अब भीड़ ज्यादा हो गई है संगम नोज पे और बैरियर पे ही रुक जाएं। तो ये आज की ये तस्वीरें हैं। हालांकि माघ का महीना वो खत्म हो गया है, फागुन का महीना है, लेकिन शिवरात्रि तक ये महाकुंभ चलेगा। शिवरात्रि यानी 26 फरवरी को जो महाकुंभ का अंतिम स्नान इस 2025 महाकुंभ का है, उसके लिए अभी देखिए किस तरह से भीड़ यहाँ पर लगातार उमड़ी हुई है। पूरे मेला क्षेत्र में आज भी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है और लगातार ये भीड़ भोर से ही आ रही है और संगम नोच पर पहुंच रही है, वहां पर आस्था की डुबकी लगा रही है। तो ये भीड़ लगातार इस समय मेला क्षेत्र में पहुंच रही है और भीड़ का दबाव देखते हुए जगह जगह बैरियर लगाया गया है प्रशासन। और जब वहां संगम नोच से भीड़ निकलकर अपने गंतव्य को वापस जाती है, यानी जो संगम नोच पर भीड़ कम होती है, उसके बाद ही ये भीड़ वहां पर भेजी जा रही। तो इस तरह लगातार जो भीड़ का दबाव है वो संगम नोच पर है और लगातार प्रशासन यही अनुरोध कर रहा है कि आप संगम घाट पर रुके ना, स्नान के बाद आप तत्काल घाट को छोड़ दें। दूसरे लोग जो स्नान करने के लिए आ रहे हैं उनको जगह दें, उनको समय दें। तो लगातार ये भीड़ है। आप देख सकते हैं कि किसी पर्व के जो जिस तरह पर्वों पर भीड़ होती है उस तरह लगातार ये कुंभ में भीड़ देखने को मिल रही है। लगातार यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हम बात करते हैं, जी बताइए, माघ का महीना खत्म हो गया, उस सब के बावजूद भी आप यहाँ पर स्नान करने के लिए आए, महाकुंभ में आए, कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा हुआ है यहाँ पर और बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। जो हमारे योगी जी ने के नेतृत्व में यहाँ जो व्यवस्था की गई है, बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। कहीं किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आप क्या कहें? पुरातन कालीन समय से ये बसंत शिवरात्रि तक महाकुंभ का रहता है, इसे तो 5 मार्च तक रहता है। तो ये बात कहना गलत है कि 4 माघी पूर्णिमा के बाद खत्म हो गया कुंभ। ये आप लोग का सरासर ये मीडिया का एक वो है, ब्रजेश मिश्रा जी का चैनल है जी। लगातार ये देखिए श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं और
इस समय जो भीड़ है वो लगातार संगम नोच पर पहुंच रही है और भीड़ का नजारा इस तरह है कि यहाँ पर दिल रखने तक की जगह नहीं है। दूर दूर तक जहाँ तक एक कैमरे की नजर जा रही है वहां तक केवल भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। तो इस तरह महाकुंभ जो 144 वर्षों बाद ग्रह नक्षत्र का ऐसा संयोग बना है तो सभी लोग यहाँ पर पहुँचना चाहते हैं और आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं। यही वजह है कि लगातार संगम पर आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। जी बिल्कुल धीरे देखा जा रहा है कि भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, लंबा जाम लग जा रहा है। लेकिन आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखे सख्त चेतावनी दी है अफसरों को, कोई भी जाम नहीं लगना चाहिए। जो अफसर है वो स्वयं सड़क पर उतरे। देखिए जिस तरीके से बसंत पंचमी का स्नान होता है, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार इसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। उस सब के बाद फिर जब बसंत पंचमी का स्नान खत्म होता है तो उसके बाद स्थानीय जो अफसर हैं वो लापरवाही करते हैं और यही वजह होती है कि सड़कों पर मेले से लेकर और सड़कों पर जाम दिखाई देता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ के अधिकारियों को फटकार लगाते हैं और सख्त निर्देश देते हैं कि आने वाले किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। उसके बाद जिस तरीके से माघी पूर्णिमा का स्नान होता है उसके बाद सब कुछ सामान्य रहता है, यानी जो अधिकारी हैं वो फील्ड में दिखने लगते हैं और सीएम योगी की फटकार का असर अब दिखने लगा है। सड़कों पर कहीं जाम की स्थिति नहीं है और लगातार जो अधिकारी हैं वो फील्ड पर जमे हुए हैं। तो यहाँ पर भीड़ की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कि भीड़ किस तरीके से संगम नोच पर पहुंच रही है और अगर ज्यादा भीड़ का दबाव हो जाता है तो बैरियर लगाकर उन श्रद्धालुओं को रोका जाता है। रोकने के बाद जब भीड़ यहाँ से कम होती है फिर श्रद्धालुओं को संगम नोच पर भेजा जा रहा है। तो लगातार जो भीड़ है यानी जो पर्व है, पर्व के साथ यहाँ पर प्रतिदिन पर्व का ये माहौल देखने को मिल रहा है। जितने लाखों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु दिन प्रतिदिन यहाँ पर आ रहे हैं और बड़ा हुजूम यहाँ पर उमड़ रहा है और आस्था की डुबकी लगाकर लोग अपने घरों को रवाना हो रहे हैं। तो सीएम के सख्त निर्देश है किसी भी तरीके के श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जाम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कम से कम पैदल चलना पड़े। जो पार्किंग बनाए गए हैं उस पार्किंग में शटल बस की सेवा की शुरुआत की गई है कि जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आ सके और बिना किसी भी दिक्कत को वो आस्था की डुबकी लगा सके। तो जो उनके निर्देश है उसको पालन किया जा रहा है, लेकिन बीच में थोड़ी लापरवाही यहाँ के स्थानीय अधिकारियों ने किया है और यही वजह रही कि सोशल मीडिया पे तमाम ऐसे वीडियो प्रसारित किए जा रहे थे जिससे कि श्रद्धालुओं को काफी दिक्कत हो रही है। उसका भी संज्ञान सीएम योगी आदित्यनाथ लेते हैं और अधिकारियों को अब सख्त हिदायत देते हैं कि अगर जिस इलाके में अगर जाम की स्थिति होती है तो कहीं न कहीं कार्रवाई की भी तलवार उस अधिकारी पर जरूर लटकेगी। यही वजह है कि अब फील्ड पर पसीना बहा रहे हैं अधिकारी और सब कुछ अब सामान्य हो गया है। जी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर शामली से है, जहां पर देखिए डिजिटल करेंसी के नाम पर इन्वेस्ट कराकर ठगी का ये पूरा मामला सामने आया। 3 दिन पहले ईडी ने शामली के सिलेक्स बिहार में छापेमारी की थी और छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी। लगातार ईडी की टीम वहां पर जांच कर रही है। कई बड़े खुलासे हुए। चंद दिनों में गरीबों को अमीर बनाने का सपना दिखाया गया। दुबई में बैठे लविश के द्वारा डिजिटल कंपनी संचालित की जा रही है। लविश के राइट हैंड शामली के नवाब के घर पर छापा पड़ा और कंपनी के कई बड़े एजेंट भी ईडी की रडार पर आए हैं। तो चंद दिनों में गरीबों को अमीर बनाने का सपना दिखाया जा रहा है और उनसे बड़ी ठगी की जा रही है। लगातार देखिए कहा जा रहा है कि ईडी की जांच चल रही है इस पूरे मामले को लेकर। खबर शामली से है, जहां पर डिजिटल करेंसी के नाम पर इन्वेस्ट कराकर ठगी का ये पूरा मामला सामने आया है। और 3 दिन पहले ईडी ने शामली के सिलेक्ट बिहार में छापेमारी की थी और छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी यहां से बरामद हुई थी। तो लगातार ईडी की जांच अभी भी चल रही है। कई बड़े खुलासे हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रविंद्र हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, ईडी की जांच लगातार चल रही है, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल नंदनी, देखिए लगातार जो ईडी की टीम है वो इनके जो एजेंट है उनके स्थानों पर छापेमारी कर रही है और पूछताछ कर रही है और इनके जितने भी बैंक अकाउंट थे उन सब की डिटेल जो है वो पूरी तरह खंगाली जा रही है। अभी तक जो ये लविश है और लविश का जो एक दाहिना हाथ कहा जाने वाला है वसीम जो शामली का रहने वाला है, उसके कुल 30 अकाउंट अभी तक मिले हैं जिनमें करीब 170 करोड़ रुपए की रकम थी जिनको फ्रीज करा दिया गया है। लगातार जो ईडी की टीम है वो इनके एजेंटों को रडार पर ले रही है और ये लोग जो है डिजिटल करेंसी के नाम पर कंपनियां बना करके गरीब लोगों को अमीर बनाने का रातों रात सपना दिखाते थे
और करीब 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी का मामला जो है वो चंडीगढ़ की जो ईडी की टीम थी उसके हाथ लगा था, जिसके बाद जो चंडीगढ़ ईडी की टीम थी वो बीएसएफ जवानों के साथ जो है शामली पहुंची थी, जहां पे उन्होंने छापेमारी की थी और एक मकान से करीब 96 लाख रुपए वहां से कैश भी बरामद किया था। इसके अलावा तमाम जो इनकी प्रॉपर्टी है, जो इन्होंने अकूट संपत्ति धोखाधड़ी करके जो है रुपए कुमा करके कब्जाई है, उस सब की जो है जांच की जा रही है। जी नंदनी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर गोरखपुर से है, जहां पर 4 शातिर अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। गैंग लीडर सुल्तान साथी राजकुमार रामरक्षा आदर्शों पर देखिए ये कार्रवाई की गई है। नेपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में 3 दर्जन से अधिक केस दर्ज है। कार्रवाई को लेकर एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने जानकारी दी है। तो देखिए बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि 4 शातिर अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर की ये कार्रवाई की गई है। गैंग लीडर सुल्तान साथी राजकुमार पर यह कार्रवाई की गई है। महोदय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा संगठित अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना कोतवाली ने चोरी का अपराध करने वाले 4 शातिर अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया है। इस गैंग का गैंग लीडर सुल्तान उर्फ राजू थे एवं अन्य सदस्य राजकुमार सिंह उर्फ टिंकू, रामरक्ष यादव उर्फ तेजू यादव एवं आदर्श मिश्रा थे। इस गैंग में पिछले साल कोतवाली थाना क्षेत्र के दुर्गाबाड़ी क्षेत्र में खाटूश्याम डिस्ट्रीब्यूटर्स कि यहाँ एक बड़ी चोरी की थी, जहां इनको पकड़ा गया था। अगला विधिक कार्रवाई इस गैंग के खिलाफ की जाएगी। तो ये बड़ी खबर गोरखपुर से है, जहां पर 4 शातिर अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। बता दें कि गैंग लीडर सुल्तान साथी राजकुमार रामरक्षा आदर्श पर यह कार्रवाई देखने को मिली है। वहीं बता दें कि नेपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में 3 दर्जन से अधिक केस दर्ज है। ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो कार्रवाई को लेकर एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने जानकारी दी है। खबर गोरखपुर से सामने आ रही, जहां पर 4 शातिर अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है और गैंग लीडर सुल्तान साथी राजकुमार रामरक्षा आदर्श पर यह कार्रवाई देखने को मिली है। नेपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में 3 दर्जन से अधिक केस दर्ज हैं और प्रशासन की तरफ से देखिए बड़ी कार्रवाई की गई है। ये तो 4 शातिर अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। खबर गोरखपुर से सामने आ रही है। और अब खबर बरेली से है, जहां पर पुलिस भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। आधार कार्ड में फर्जीवाड़ा कर 2 बार हाई स्कूल कर चुका था। बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद यह पकड़ा गया है। आरोपी सोनू गुप्ता फर्जी आधार कार्ड, हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट बरामद कर ली गई है। आरोपी के खिलाफ कैंट थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान आरोपी पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि देखिए फर्जी आधार कार्ड, हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट भी बरामद कर ली गई है। खबर बरेली से है, जहां पर पुलिस भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आधार कार्ड में फर्जीवाड़ा कर 2 बार हाई स्कूल कर चुका था और देखिए प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है। वहीं देखिए गोरखपुर में छात्रा द्वारा सुसाइड करने का ये पूरा मामला है। गौतम अदानी ने एक्स पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। होनहार बेटी का यूं चले जाना हृदय विदारक है। गौतम अदानी की तरफ से ये कहा गया है, जीवन किसी भी परीक्षा से बड़ा होता है। ये बात अभिभावकों को खुद भी समझनी होगी। जीवन किसी भी परीक्षा से बड़ा बच्चे भी समझे। गौतम अदानी की तरफ से देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं और ये तमाम बड़ी बातें लिखी गई हैं। मैं पढ़ाई में बहुत सामान्य था। पढ़ाई एवं जीवन में कई बार असफल भी हुआ, लेकिन हर बार जिंदगी ने नया रास्ता दिखाया। सफलता को कभी आखिरी मंजिल ना समझे, क्योंकि जिंदगी हमेशा दूसरा मौका देती है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देखिए छात्रा के जाने से उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की है और इसी को लेकर पोस्ट किया है। आगे बढ़ते हैं, खबर बरेली से है, जहां पर 22 साल पहले जम्मू कश्मीर में बिछड़ा बेटा पहुंचा है घर। 26 मई 2003 को परिवार से बिछड़ गया था छोटन। 9 साल की उम्र में परिवार से बिछड़ गया था छोटन। भट्टे पर मजदूरी करने के दौरान लापता हो गया था। नवाबगंज क्षेत्र के कस्बे का रहने वाला है छोटन का परिवार। तो 9 साल की उम्र में परिवार से बिछड़ गया था। बताया जा रहा है कि देखिए
भट्टे पर मजदूरी करने के दौरान वो लापता हो गया था। खबर बरेली से है, जहां पर 22 साल पहले जम्मू कश्मीर में बिछड़ा बेटा घर पहुंचा है। 26 मई 2003 को अपने परिवार से बिछड़ गया था, जिसका नाम छोटन बताया जा रहा है। 9 साल की उम्र में परिवार से वो बिछड़ गया था। भट्टे पर मजदूरी करने के दौरान लापता हुआ था और देखिए लंबे समय बाद वो अपने घर वापस लौटा है। नवाबगंज क्षेत्र के कस्बे का रहने वाला ये छोटन का परिवार बताया जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से भारत समाचार ने एक खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह आज लखनऊ पहुंच रहे हैं और बड़ी सौगात जो है वो राजधानी वासियों को यानी उत्तर प्रदेश की जनता को मिलने वाली है। मेरे साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी मौजूद है। सर, एक बड़ी सौगात है जो आज मिलने वाली, क्या? आज आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी संयुक्त रूप से लखनऊ में आम जनता को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। फ्लाईओवर का लोकार्पण, जिसकी बहुत लंबे समय से डिमांड थी, वहाँ बहुत जाम लगता था। लखनऊ में सुगम यातायात के लिहाज से आदरणीय रक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी अगुवाई में, उनकी प्रेरणा से 1 दर्जन से अधिक मैं कह सकता हूँ फ्लाईओवर बनकर के पूरे हो चुके हैं, जिससे आवागमन बेहतर हुआ है। और मैं देख रहा हूँ आधा दर्जन से अधिक पाइपलाइन में हैं। आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने लखनऊ को पूज्य अटल जी के सपनों को साकार करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। मैं ऐसे अवसर पर रक्षा मंत्री जी का, आदरणीय नितिन गडकरी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं लखनऊ वासियों की तरफ से, प्रदेश वासियों की तरफ से। सर, एक और सवाल, महाकुंभ में लगातार आस्था की डुबकी लग रही है, बड़ी संख्या में लोग महाकुंभ में जो अमृत स्नान है वो उसके बाद भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर जो काम है वो पूरे कर रही है। कैमरा साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए खबर पहाड़ से। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक महाकुंभ 2025 का साक्षी बन रहा है प्रयाग।